हाँ, तो अपन ने शारकर कल्पना की बात कर ली थी। शारकर कल्पना में फिर बताओ, मैंने आपने क्या समझा उससे, शारकर कल्पना से कितने गुना पानी डाला? शारकर कल्पना में अपन, ओ सॉरी, कितने गुना शर्करा डाली? द्विगुण मात्रा में। ठीक है, तो वही है अपने कि दोगुनी मात्रा में अपन ने यहाँ पे शर्करा डाली। अच्छा, शारकर कल्पना तो अपने आयुर्वेद में है। मॉडर्न में अपन इसको किससे कोरिलेट करते हैं? सिरप फॉर्म से। ठीक है, तो वही अपन अब मॉडर्न वाला पढ़ने वाले हैं, इसका सिरप फॉर्म। तो सिरप जो है, जल या अन्य उचित द्रव्य में सुक्रोज या शर्करा से निर्मित स्वीट, मतलब मीठी, विस्कस। हाँ बोलो। एक सेकंड रुकना। हम्म, एक सेकंड में निकाल दूँ ना। हाँ, आप बताओ क्या किया है इसमें। हम्म। हम्म। चलो एटलीस्ट लिया, सही बात है। एक्चुअली क्या है, इसमें आचार्य का डिफरेंस है। जो अपन परिभाषा मैंने आपको बताई थी ना, वो यादव जी त्रिकम जी की थी, समझ रहे हो? और ये जो है सिद्ध वैशज्य की है। रेफरेंस पनपसा शर्करा जिसने बताई है ना विधि, वो सिद्ध वैशज्य की है ग्रंथ। ठीक है, वो आचार्य का डिफरेंस रह गया। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, रसशास्त्र में यही सीन है। कई कुछ बात, जैसे आज एक ने पूछा था मेरे से बसंत कुसुमाकर रस का। ठीक है, तुम्हारे में से ही किसी ने पूछा था। उसने पूछा, दो रेफरेंस दिए मेरे को, एक रसरत्न समुच्चय का था और एक कोई अदर ग्रंथ का था। रसरत्न समुच्चय में जो है बसंत कुसुमाकर में पारद प्रयोग में लिया गया है, और नागवंग जो है प्रयोग में नहीं लिए गए हैं। जबकि जो अपना अदर जो ग्रंथ हैं, जिनकी आजकल फार्मेसी वगैरह जो है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अगर बसंत कुसुमाकर, तो वो जो अदर ग्रंथ है ना, उनके जो है फॉर्मुलेशन मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे कि वहां पे पंच धातुओं की भस्म यूज की है, नाग वंग वगैरह लोह, इनकी जो है भस्म प्रयोग की गई है, जबकि पारद उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी च्यवनप्राश के लिए बताया, शारंगधर अष्टवर्ग के 7 द्रव्य काम में लेते हैं, जबकि चरक ने कितने लिए? 5 ही द्रव्य काम में लिए। तो वो अलग अलग आचार्यों का डिफरेंस है। ठीक है, आप जब बुक में, अभी बुक है आपके पास 132 और 133 पेज नंबर देखो। 132 पेज नंबर में जहाँ परिभाषा है, वहां पे देखो द्रव्य गुण विज्ञान लिख रखा है, उत्तर तंत्र 2/50। द्रव्य गुण विज्ञान किसने लिखी है? यादव जी त्रिकम जी ने। तो ये यादव जी त्रिकम जी का मत है। वहीं अगर आप सिद्ध वैशज्य वाला देखो, बनपसा शर्करा, तो वहां अलग है। सिद्ध वैशज्य जो है ग्रंथ है। ठीक है, सिद्ध वैशज्य मणिमाला, ऐसा कोई ग्रंथ का नाम है। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने विधि बताई है। समझ गई अंतर? नींबू शारकर, एक्चुअली अपन इसमें दो गुना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये जो है ना विधियां, ये कहीं दे नहीं रखी शास्त्रों में, बस शास्त्रों में निर्माण की कॉमन विधि बता रखी है कि हाँ भाई ऐसे हो सकती है। और अलग अलग आचार्य इसमें अलग अलग चीज बता देते हैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बात ये सब टाइम का खेल है। कोई 10वीं शताब्दी का है, कोई चौथी शताब्दी का है, कोई 16वीं शताब्दी का है। वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने अपने लोगों की प्रकृति के अकॉर्डिंग चीज में बदलाव करते हैं। अब जैसे आज आप वैद्य बनते हो, आप अपने एक नई योग बना देते हो, कल को आता है मनीषा अवले है। ठीक है, जो आपने खुद ने बनाया, आपने इसमें टोटल 25 कंटेंट यूज किए। ठीक है, तो वो आपकी कल्पना है। आपकी मान लो ऐसा ही अगले 15 साल बाद कोई और उसमें जैसे भावना द्रव्य बदल के नया योग बना दे उसी को,
तो वो भी नाम तो वही देगा कि क्योंकि सेम कंटेंट है, बस भावना द्रव्य बदला, तो वो भी लिखेगा मनीषा अवले। तो दोनों अंतर है ना दोनों में, समझ रहे हो? भावना द्रव्य का हो चाहे वो एक दो कंटेंट का फर्क हो, तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग टाइम में अलग अलग मत रहा है किसी सेम चीज को लेकर, वही यहाँ पे बता रखा है। समझ आ गया? हाँ, ये लोग इन पे रिसर्च करते हैं। सुन, ये लोग इन पे क्या करते हैं, रिसर्च, तभी तो CCRAS, ठीक है, CCRAS नाम सुना है? ये क्या करती है, मेडिसिन का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करती है लोगों पे। जैसे पहले लैब टेस्ट वगैरह रिसर्च करती है, मतलब किसी मेडिसिन पे, किसी योग पे, फिर वही जो है वहां पर CCRS के जहाँ भी ब्रांच होती है, अहमदाबाद हो चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, वहां पर वो क्या है, वो मेडिसिन जो है वो उस रोग के लिए, पर्टिकुलर डिजीज के लिए प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, उनको देते हैं। फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं क्या रहे क्या नहीं। ऐसे ही PG अपन करते हैं, तो PG में भी क्या होता है, अपन एक डिजीज या फिर कुछ लेते हैं, जैसे कि हमारे एक सर्जरी के सीनियर हैं, उनको क्या है कि फिशर मिला, ठीक है, तो वो फिशर पे जो है एक अलग अपनी मेडिसिन बना रहे हैं खुद की, कि हाँ भाई ये योग अपन देके देखें ये फिशर में कैसा काम करते हैं। या फिर ऐसा है कि इसमें अपमार्ग का क्षार सूत्र बना के इसको प्रयोग करके देखते हैं ये कितना इफेक्टिव काम करता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब ये क्या है, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये इसके ऊपर थीसिस नहीं बनी अपमार्ग क्षार सूत्र के ऊपर, तो अपन इसको एक बार ट्राई करते हैं कि पेशेंट पे कैसा काम करता है। तो उन्होंने जो है 10-15 पेशेंट बनाए अपने, उन पे जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो अपनी थीसिस में ये लिखते हैं कि हाँ मैंने अपमार्ग क्षार सूत्र का ऐसे ऐसे प्रयोग किया, ये पेशेंट थे, उनको मैंने इतने दिन तक क्षार सूत्र बांधा, उनके ये असर हुआ। तो ये सब चीजें जो है अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो CCIM जो आयुष मिनिस्ट्री तुम बात कर रहे हो, वो यही है, इनका ही निगरानी रखती है। आज के डेट में PG PhD जो करते हैं वो रिसर्च ही तो है। तो इन सब चीजों को जो शास्त्रों में लिखी है उनको प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है वो करने का काम आयुष मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन एकदम से जुटला नहीं सकते ना इन सब चीजों को। और सारी कहाँ चलती है, कुछ स्पेसिफिक जो ग्रंथ हैं वही अपन फॉलो करते हैं। जैसे रस शास्त्र की बात आएगी ना, तो सबसे पहले रस रत्न समुच्चय को फॉलो करते हैं। फिर कोई बात अगर रस रत्न समुच्चय में नहीं है, तो फिर वो उसके लिए दूसरा रेफरेंस जो जहाँ पे वो बात कही गई है उसको जो है अपन प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे वेद मैंने आपको पढ़ाया, मैंने क्या कही थी, रस रत्न समुच्चय के पहले याद करना, फिर उसके बाद दूसरे ग्रंथों पे आना। क्यों? क्योंकि वो जो है रस शास्त्र का सबसे ऑथेंटिक ग्रंथों में से एक है। तो वो है, जैसे आज कोई बात आएगी, अगर चरक ने जो बात बोल दी, अब आपको विष वाली बात में से एक ने क्वेश्चन पूछा था कि जांगम और स्थावर विष होते हैं, तो जांगम विष की मूवमेंट जो है चरक ने बताई है नीचे की ओर, स्थावर विष की ऊपर की ओर। ध्यान से सुनना, चरक ने जांगम विष की जो मूवमेंट बताई है वो नीचे की ओर बताई है, और स्थावर विष की बताई है ऊपर की ओर। जबकि चरक संहिता पे टीका करने वाले गंगाधर सेन ने जस्ट इसका उल्टा बताया है। उनका कहना है कि जंगम विष की गति ऊपर की ओर होती है और स्थावर विष की नीचे की ओर। ठीक है, अब बात यह है कि अगर अपन के प्री PG में भी आता है या कल को अपने से कोई पूछता है कि इनमें से कौन सा सही, तो अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं, अपन यही कहेंगे चरक ने पहले बताया, चरक आप्त थे, तो चरक की बात ही सही है। ठीक है, समझे? जब तक वो पूरी तरह गलत प्रूफ नहीं हो जाती तब तक। हाँ बोलो। देख, अपन इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि चरक की बात को जो है अपन गलत बोल सके। उनके उस टाइम पे क्या सोचना था, वैसे अपन देखे तो चरक ने प्रभाव भी बताए, जांगम विष, साधारण विष, जो स्थावर विष है, उनके प्रभावों के अकॉर्डिंग बात देखें तो चरक सही है। लेकिन अपन प्रैक्टिकल लाइफ में मॉडर्न में अप्लाई करने की कोशिश करें तो अपन को ऐसा लगता है कि यार अपन ने स्थावर विष लिया, वो कैसे लिया, मुख भाग से, तो मुख भाग से लिया, नीचे GIT में नीचे की ओर गया वो, तो उसकी गति कैसे हो गई, अधोगति हो गई, तो मतलब गंगाधर सेन सही है। समझ रहे हो? लेकिन जब अपन चरक के जो प्रभाव देखते हैं, सामान्य प्रभाव स्थावरिश के, तो उसमें अपर GIT या फिर ऊर्ध्वांग से रिलेटेड जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन को लगता है यार अगर ये मूवमेंट नीचे की ओर है तो लक्षण ऊपर के क्यों दिख रहे हैं। तो वो बात है, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में जब तुम चिकित्सा 23 पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगी ये बात कि हाँ ये भी डिफरेंस है एक।
ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऐसे कई सारे कंट्रोवर्सीज चलती हैं। ऐसे ही रसशास्त्र में भी है कि गोरख संहिता में बात करोगे तो वो पारद के लिए कुछ और बोलेगा, रस रत्न समुच्चय में बात करोगे तो वो पारद के लिए कुछ और बोलेगा। तो ऐसे सब जगह थोड़ा थोड़ा मतांतर तो होता ही है, मतभेद तो होता ही है, उन्हीं पे रिसर्च चलती है। अब ये ऐसी चीजें रहेगी जिनकी रिसर्च ऐसे खुलेआम तो कर नहीं सकते। क्यों? पारद है, टॉक्सिक एलिमेंट है। अगर किसी को प्रयोग कर दिया और डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में रहा पारद, तो उसकी आंतें फाड़ देगा, सीधे नीचे निकलेगा। समझ गए? टॉक्सिन तो होगा ही, साथ में पारद इतना भारी होता है कि वो टिकेगा ही नहीं बॉडी के अंदर, सीधे निकल जाएगा हाथों में छेद करता हुआ। तो वो बात है, डायरेक्ट रिसर्च इन पे हो नहीं सकती, इसीलिए। समझ गए? ये शारकर कल्पना का तुम्हारा हो गया। अब सिरप करें अपन एक। हाँ, तो सिरप एक तरह की शारकर शर्करा कल्पना ही है। इसमें भी क्या करते हैं अपन, स्वीट, विस्कस और कॉन्सेंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें अपन सुक्रोज या फिर कोई माल्टोज वगैरह जैसी शर्कराएं ऐड करते हैं। अब ये क्या होती हैं, सिंपल शर्करा वाली भी प्रिपरेशन हो सकती है, या फिर मेडिकेटेड भी हो सकती है, जिसमें अलग अलग केमिकल वगैरह जो है ऐड कर रखे हो। ठीक है? जैसे कि अपने कफ सिरप वगैरह होते हैं, उसमें डेक्स्ट्रामिथासोन वगैरह पता नहीं क्या क्या जो है ऐड करके और अपने सिरप बनाते हैं। या फिर कुछ सिंपल सिरप भी होती हैं जो एज ए नॉर्मल काम करती हैं, कि हाँ भाई नॉर्मल शुगर वगैरह मिला के प्लेन सिंपल सिरप बना रखी हो जिसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट हो नहीं, तो वो भी होती है। तो वो यहाँ पे बता रखा है, जब केवल शुद्ध जल और शर्करा मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसको सिरप या सिंपल सिरप कहते हैं। और जब इसमें औषध द्रव्य मिलाकर बनाया जाता है तो इसको मेडिकेटेड सिरप बोलते हैं। जब सिरप बिना औषधि के केवल सुगंधित द्रव्यों से बनाया जाता है तो उसको फ्लेवरिंग सिरप बोलते हैं। जैसे कि अपने फ्लेवर के लिए आते हैं ना कई सारे एसेंस वगैरह, उन्हीं की यहाँ पे बात की है कि फ्लेवरिंग सिरप जो है जहाँ पे सुगंधित द्रव्यों की सिरप बनाई जाती है। ठीक है? सिरप का स्टोरेज वेल क्लोज्ड कंटेनर में 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या है, उसका कंटामिनेशन होने की जो है संभावना होगी। तो ये सिरप हो गई। फिर ऐसी आपके बुक में दो चीजें और मिलती है, एलिक्स्टर्स और लिंक्टस। एलिक्स्टर्स कुछ नहीं है, जिसमें अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, यानी उसमें जल और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? इसमें जो है ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपिलिन ग्लाइकोल और जो सुगंधित द्रव्य वगैरह हो गए, शर्करा, ये सब चीजें जो है ऐड होती है, और प्रिजर्वेटिव जो है इसमें मिक्स होते हैं। ठीक है? ये भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों तरह की होती है। तो अब सिरप और एलिक्स्टर्स में क्या अंतर है? सिरप क्या है, जो पानी और शुगर का जो है मिक्सचर है, स्वीट, विस्ट्रस और कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। जबकि एलिक्स्टर्स क्या है, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन है, यानी इसमें जो है अल्कोहल कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है? दोनों ही मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों टाइप की होती हैं। जैसे अपने बाजार में मार्केट में आती है एंटीबायोटिक्स वगैरह के जो हैं एलिक्स्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, या सेडेटिव्स के होते हैं, जो एलिक्स्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है? इनको भी जो है क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। फिर लिंक्टसेस, लिंक्टसेस में होते हैं जो विस्कस यानी चिपचिपा गाढ़ा, इस तरह की लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जैसे कि डिमलसेंट हो गया, सेडेटिव हो गया, या एक्सपेक्टोरेंट, जैसे कि वासा एक्सपेक्टोरेंट नाम सुना होगा आपने, कफ सिरप होती है जो एक्सपेक्टोरेंट टाइप की। तो वो सब जो आते हैं किसमें आते हैं, लिंक्टसेस में। ये क्या होते हैं, सूथनिंग का काम करने का काम करते हैं। जैसे कि किसी के पेट में दर्द होता है तो अपन क्या देते हैं, एक आता है ना गुलाबी कलर की आती है एक शीशी, वो कैसी होती है, एकदम चिपचिपा और गुलाबी रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है ना उसमें, क्या नाम है उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस है, जो अपन एसिडिटी वगैरह में भी देते हैं, या किसी को जो है पेट में दर्द हो तो दे देते हैं। नाम याद आते ही बताता हूँ मैं आपको। ठीक है? अ, नाम याद आते ही मैं बताता हूँ उसका। तो वो लिंक टेस्ट में आते हैं, जैसे कि अपने लूज लेग्जेटिव वगैरह जो होते हैं, वो सब चिपचिपे गाढ़े होते हैं वो द्रव्य, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया, सिरप, एलिक्स्टर्स और लिंक्टेसेस। तीनों में डिफरेंस पता लग गया है? कोई डाउट हो तो मैं बताऊं, या एक बार वापस समझाना है? बताओ। देखो तीन चीजें हैं, सिरप, एलिक्स्टर्स, एलिक्स्टर्स की स्पेलिंग लिख देता हूँ,
ELIX, इलिक्सर्स, XIRS, ठीक है, इलिक्सर्स हो गया। और तीसरा क्या हो गया, लिंक्टस, LINCTUS, लिंक्टस। और एक सिरप अपना हो ही गया। सिरप क्या होती है, एक तरह से जो शार्कर कल्पना अपन ने पढ़ी है, शुगर मिलाई है जिसमें, पानी प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन है, या जो स्वीट विस्कस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसको सिरप बोला है, जिसमें अपन ने मेनली केवल शुगर ऐड की है और कुछ ऐड नहीं है उसमें, ठीक है। तो शुगर डायरेक्ट, केवल शुगर ऐड कर सकते हैं पानी के साथ, या फिर कुछ भी औषध द्रव्य जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सिरप हो गई। एग्जाम्पल के लिए जो कफ सिरप वगैरह, जैसे कि अपने ग्रिलिंग टस वगैरह आ गई, वो कफ सिरप, जो नॉर्मल कफ सिरप है, जो है होती पानी जैसी लगती है, बस उसमें मेडिकेटेड होती है वो पानी, तो वो आ गई सिरप अपने, ठीक है। उसमें शुगर मिलाते हैं, इसलिए वो जो है स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये सिरप हो गई, समझ आ गया। फिर आती है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स में क्या होता है, अपन अल्कोहल कंटेंट भी ऐड करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल या ग्लिसरीन या प्रोपिलिन ग्लाइकोल या इथेनॉल वगैरह जो है इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें शर्करा और प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं, तो ये एलिक्सर्स हो गई, यानी हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्वस सॉल्यूशन। है तो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन, लेकिन एक तो है केवल वाटर कंटेंट वाला, हाइड्रस वाला, और एक है हाइड्रो अल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल कंटेंट भी प्रेजेंट है, उसको इलिक्स्ट्रस हो, इलिक्सर्स बोल दिया। फिर लास्ट में आता है लिंक्टस। लिंक्टस कुछ भी नहीं है, वो जो चिपचिपी लिक्विड प्रिपरेशन होती है उसको लिंक्टस बोला है। जैसे कि अपने क्या हो गए, जो अपने लेग्जेटिव वगैरह आ गए, या जो सूथनिंग एजेंट हो गए, डिमलसेंट हो गए, जो अपने अम्ल एसिडिटी वगैरह में अपन देते हैं, ठीक है। ठीक है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं उसका नाम बताता, पिंक कलर के एक लिक्विड आता है। हाँ। हैं? बोलना वापस नाम, क्या बताया अभी नाम? हाँ शायद वही है, बाकी मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा ना। वही आती है, मतलब उसी टाइप की जो है आती है, जिसको अपन मेनली पेट में किसी का दर्द हो रहा होता है, एकदम से वो लिक्विड सिरप देते थे अपन, जिससे क्या है उसको थोड़ी देर में पेट में राहत फील होती है, ठीक है। तो जो उदर शूल वगैरह का सूत, हाँ हाँ डाइजीन, वेरी गुड। डाइजीन का जो लिक्विड वाली आती है ना डाइजीन, उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से लिंक्टस है, ठीक है। क्या है वो, सूथनिंग एजेंट है। जैसे किसी के बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, अपन कहते हैं कि भाई इसके कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है, तो इसको डाइजीन दे दो, इसके पेट में राहत मिलेगी। एसिडिटी, अगर कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी के कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थोड़ी देर में दूर हो जाएगी, तो वो है यहाँ पे। तो इस तरह का सूथनिंग जो एजेंट हो गया, डिमलसेंट जो हो गया, सेडेटिव जो हो गए, वो सब लिंक्टस में आते हैं, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, ये अपने कंप्लीट हो गए। अब शीर पाक है, ये अपन कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, 10 बज गए। कल अपन शीर पाक करेंगे, और कल मैं कोशिश करूंगा राइट टाइम स्टार्ट करूं क्लास, है ना। एक दो दिन और प्रॉब्लम रहेगी, फिर उसके बाद देखते हैं अपन टाइम पे क्लास पे आएंगे, है ना। एक आध दिन की और, नहीं टाइम एक आध दिन के, एक आध दिन, हाँ एक आध दिन का डिस्टरबेंस है यार, मेरा एक्चुअली फोन ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए जो थोड़ी दिक्कत है, मैं किसी का फोन मांग के फिर क्लासेस ले रहा हूँ। ये है। हाँ मैं करता हूँ, है ना, इसके लिए कुछ 2 दिन और थोड़ी परेशानी रहेगी, है ना। मैं करता हूँ, है ना, इसका कुछ। और हाँ, कल तक के मैंने वीडियो डाल दिए, ग्रुप पे डलवा दिया। अब आज की क्लास का भी देखूंगा, जितनी जल्दी हो सके डले। तुम रिवीजन शुरू करो, देखो टाइम कम है, एग्जाम कभी भी हो जाए, एकदम इमरजेंसी में जल्दी करा दे, इस महीने ही करा दे, अगले महीने करा दे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। रसशास्त्र तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है, उसका रिवीजन चालू कर दो। मैंने आप तुम्हें कही थी कि जो थर्ड संडे होगा, यानी 23 तारीख, उसको जहां तक है मैं पेपर ग्रुप पे डाल दूंगा, और बिना चीटिंग किए 3 घंटे बैठ जाना और उसको करना, ठीक है। और आंसर लिख के मेरे को भेजना। किसी ने चीटिंग करके भेजा है, तो वो मेरे साथ चीटिंग नहीं कर रहा, वो खुद के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से पेपर दोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में भले ही कितनी चीटिंग करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो पेपर मैं भेजूंगा ना, मॉडल पेपर, वो सब ईमानदारी से करना, ठीक है ना। समझ आया सबको? पढ़ाई शुरू कर दो, रसशास्त्र रिवीजन करो रोज, और टेबल्स जिनने नहीं बनाई है ना, वो बनानी शुरू कर दो। नहीं भी बनाओ तो ग्रुप में जितने पीडीएफ्स हैं, उनमें डली हुई है टेबल। किसी के पास नहीं हो तो एमकेएस बॉस के पास
जो है मैसेज कर देना, वो भेज देंगे पीडीएफ। किसी के पास कोई पीडीएफ नहीं हो, चाहिए हो, तो या तो मेरे को या एमकेएस बॉस को मैसेज कर देना कि भाई हाँ किस बॉस मेरे पास ये वाली पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे को भेज दो, या क्लास के ग्रुप में डाल देना, जिसके पास अवेलेबल हो वो सेंड कर देगा वापस। ठीक है ना? पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। ठीक है? क्योंकि सेकंड पार्ट जो है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देने की सोच रहा हूँ, वो अभी अभी से शुरू करूंगा, और एक आध दिन बाद से। ठीक है ना? कोई डाउट हो ग्रुप पे पूछो, पढ़ाई शुरू करो। और कल मैं ऐसा करता हूँ, कल पूछना ही शुरू करता हूँ तुम लोगों से। कल मैं पूछूंगा पारत तक का पूरा पार्ट ए जो है पूरा पूछूंगा कल क्लास में। सब पढ़ के आना, और गायब मत हो ना कि भाई बॉस पूछेंगे तो अपन गायब हो जाते हैं, आज क्लास लेते नहीं है। तीनों को प्रेजेंट होना है, चारों को, जो भी जितने भी क्लास लेते हो सबको प्रेजेंट होना है। ठीक है? अभी क्लास एंड करता हूँ मैं, है ना? कल पूरा पारत प्रकरण। सिमरन, सुरभि कहाँ गई? हाँ, पूछूंगा मैं कल भारत प्रकरण। ओके। ये थोड़ा कम करना है तो बता दो। हाँ बोलो। और अच्छा, सिर्फ भारत प्रकरण पूछना है, उससे पहले का जो है हिस्ट्री वगैरह वो नहीं पूछूं, ऐसा? ठीक है धर्मेंद्र, इससे प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पहले भारत से पहले का जितना पढ़ा है वो सब पूछ लूं, फिर भारत वाला जो टॉपिक बचता है बड़ा, वो मैं अगले दिन पूछ लूं, या एक आध दिन का और गैप दे के पूछ लूं। ठीक है? अब रिवीजन में मैं पूछता रहूंगा, तो तुम पढ़ाई शुरू कर देना। मैं रिवीजन में अभी जैसे मैं भारत का वो भारत से पहले का पूछ लूंगा, फिर एक दो दिन का गैप देके भारत पूछ लूंगा, फिर जो भेषज जी में अब तक पढ़ा है वो सारा पूछ लूंगा, फिर वापस रसशास्त्र पूछूंगा। ऐसे चलेगा, 2-3 दिन में मैं पूछता रहूंगा अब। ठीक है? पढ़ाई स्टार्ट कर दो, याद करना। हाँ बोलो। तुम हाँ, तुम है ना पल वगैरह याद मत करो, 1 भाग 8 भाग ऐसे तो याद कर ही सकते हो, तो वैसे याद कर लेना। हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने गुना पानी डाला, ये मत बोलना 1 पल द्रव्य लिया तो उसमें 8 पल पानी डालना। 1 भाग द्रव्य लिया तो उसमें 8 गुना पानी डाला, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है मात्रा में, बस आपको मात्रा याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हो 1 भाग आपने औषध लिया और उसमें 10 भाग पानी डाल दिया, जबकि लिखा 6 भाग है, तो वैसी गलती मत करना। हाँ, ना ना, तुम्हें इसमें लिख लेना 1 भाग अगर यष्टि मधु लिया है तो इसमें इतने गुना पानी, 4 गुना जो है पानी डाला। ठीक है? 4 गुना में ये भी मत लिखना हाँ भाई, 4 भाग लिखा, या 4 गुना ही लिख देना बस, भाग भाग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ना ना ना, देखो मात्रा में रेशियो याद होना चाहिए तुम्हें, मात्रा वैसे याद होनी हो। मात्रा केवल किनकी याद होनी चाहिए, जैसे स्वरस की सेवन मात्रा, वो तो मात्रा याद करनी पड़ेगी कि 1 पल है या 2 पल है। ठीक है? या पलार्ध है। हम्म। ये हाँ, इनकी मात्रा क्या है, ये जिसकी अनुकल्पनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग मात्रा होगी। अब लाक्षारस किसकी अनुकल्पना है? हाँ हाँ, कुछ की चेंज है तो उनकी याद करनी पड़ेगी। 4 से 8 तोला कितना हो गया, 1 से 2 पल नहीं हुआ? बस इतनी ही मात्रा अपन जनरली क्वाद की इतनी ही मात्रा सेवन करते हैं। क्वाद की तो अनुकल्पना है। ठीक है? चलो कल। हाँ बोलो। श्लोक याद नहीं होते? अच्छा, देखो तुम्हें मैं, हाँ कोई नहीं, हिंदी तो बताती, लेकिन देखो जब तुम्हें कोई चीज हिंदी में पता हो ना और श्लोक नहीं आता हो, तो मेरे को बेझिझक बोलो कि बॉस मेरे को श्लोक याद नहीं है, पर हिंदी एकदम एक्यूरेट याद होनी चाहिए फिर। बस कंडीशन यही है। श्लोक का तो मैं भी आज तक कभी, मैंने भी कितने श्लोक, गिनती के श्लोक जो काम के होते हैं ना, जैसे कि अब तुम सेकंड पार्ट पढ़ते हो रसशास्त्र का,
तो मैंने कि नाम के सारे श्लोक याद होने चाहिए, कि महारस उपरस साधारण रस के सबके नाम के श्लोक याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 100 से ज्यादा द्रव्य हैं। अब तुम्हें एक एक का जो है नाम से याद करोगे ना, तो पागल हो जाओगे, याद नहीं होंगे, पर भूलोगे, 100% भूलोगे। तुम जो है अब्रक को उपरस में कर दोगे, और है ना जो वो अंजन है उसको किस में कर दोगे, ऐसे करके मिक्सिंग हो जाएगी तुम्हारे। इसलिए श्लोक की बोलता हूँ मैं वहां। और इजी भी है श्लोक याद करना, कोई मुश्किल नहीं है वो वाले, बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे श्लोक याद, अगर ये कल्पनाओं के श्लोक याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, हिंदी तो एक्यूरेट याद कर ही सकते हो। समझ आ गया? श्लोक कोई मेजर जरूरत नहीं है। श्लोक तुमसे अभी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्री पीजी में तो करने ही पड़ेंगे। अब कुछ भी करो, अभी पेपर तो रटने वाले ही आते हैं। अभी कॉन्सेप्चुअल पेपर शुरुआत हुई है, अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल आने लगे हैं पेपर। हाँ बोलो। हाँ, नहीं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है ना, देख धर्मेंद्र, बात ऐसी है, कोई भी आज की डेट में अपनी लाइफ का रिस्क डायरेक्टली लेना नहीं चाहेगा। अब बोले भारत का कोई यौगिक बनाया है तूने, अब तू डायरेक्ट इंसानों पर उसको प्रयोग करे, तो भाई साहब पंगे तो होंगे। भले ही वो काम की चीज हो, शास्त्रों में बता रखी हो, लेकिन अपन ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर सकते ना। आज की डेट में कितने नियम बने हुए हैं, अपन यहाँ तक कि जानवरों तक पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जानवरों पे यूज करना भी आजकल क्या है, गैर कानूनी है। समझ रहा है? इतने टॉक्सिक मटेरियल धातुएं अपन प्रयोग में ले रहे हैं, तो बिना प्रॉपर नॉलेज के अपन डायरेक्ट ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। बात ये है ये सब चीजें प्रैक्टिकल। अब मैंने तुम्हें एक बहुत खतरनाक, बहुत सिंपल एग्जांपल बताया था, जो अपन नॉर्मली भी कर सकते हैं। कबूतर तो सब जगह पाया जाता है, कबूतर की बीट भी पाई जाती है। उस बीट को इकट्ठी करके चूर्ण बना लो, और जो भी हार्ट पेशेंट है जिसके ब्लॉकेज है हार्ट में, उसको दे के देखो कि ये ब्लॉकेज दूर होता है या नहीं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तो वो जो है सशूद्रे कृतिते रखते लेयत शक्रत पारावत, भाई मधु के साथ जो है पारावत यानी कबूतर की बीट खा लो, और आपके जो है ब्लॉकेज जितने भी हैं वो दूर हो जाएंगे। बट अपन प्रैक्टिकली कोई, मैं चल मान ले तेरे ही ब्लॉकेज, और मैं तेरे को कह दूं भाई तेरे को मैं ये चीज देने वाला हूँ, हाँ जुगुप्सा चिकित्सा की तरह दे दूं कि ये योग दे रहा हूँ मैं तेरे को बिना बताए, और उसको कुछ नुकसान हो गया, तो बाद में किसके लेने देने पड़ेंगे? डॉक्टर के पड़ेंगे जो दे रहा है। और अगर बता के उसकी कंसेंट लेके लोगे, तो बात अलग हो जाती है। कंसेंट है पेशेंट की, तो भी डायरेक्ट भले ही कंसेंट हो पेशेंट की, लेकिन अपन यूज नहीं कर सकते ना। जैसे कि आ, हाँ, कोई भी दिक्कत होती है डॉक्टर के नाम पे आता है सब कुछ, बिल सारा डॉक्टर पे बटेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे डायरेक्ट रिसर्च अपन करना बहुत मुश्किल है। होती होंगी रिसर्चेज, बट वो कहले केमिकल टेस्ट करते होंगे, फिर उसके बाद जानवरों पे आते होंगे धीरे धीरे करके कि हाँ केमिकल में पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, फिर जानवरों पे पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, फिर जाके वो इंसानों पे पहुंचते हैं। तब तक तो सालों गुजर जाते हैं। समझ रहा है बात मेरी? है सब चीजें प्रैक्टिकल ही है। चरक अकेला एक इंसान नहीं था, चरक एक संप्रदाय था, आत्रेय संप्रदाय। ऐसे ही वो उसका संप्रदाय था, धन्वंतरी संप्रदाय, जो सर्जरी के सारे काम करते थे। ये केवल एक आदमी नहीं है, एक समूह है। समझ रहे हैं? चरक संहिता एक अकेले आदमी की संहिता नहीं है, ये चरक संप्रदाय की संहिता है। क्यों? क्योंकि एक जना एक टाइम में पंजाब, एक टाइम में उत्तराखंड, एक टाइम में कहाँ पे ये हिमवत पार्श्व, एक टाइम में जो है पंचगंगे, मतलब ऐसे करके सब जगह अवेलेबल नहीं रह सकता। सालों की मेहनत और कितने ही लोग ऋषियों की मेहनत के बाद बनी है संहिताएं, इसलिए है यहाँ पे अंतर। ठीक है, एंड करता हूँ अभी क्लास। बाकी कोई डाउट हो तो ग्रुप है। ये जो नंबर मेरे अभी मैं जिससे मैसेज करता हूँ, ये टेम्पररी नंबर है ना, परमानेंट नहीं है। ये फिलहाल के लिए क्लासेस कंटिन्यू ले सकूँ इसलिए है। मेरे नंबर तो व्हाट्सअप बंद पड़े हैं, केवल सिम चालू है। ठीक है, एंड करता हूँ क्लास।